अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शुएब याकूब। मैं एक CFA चार्टर होल्डर हूँ और ACCA मेंबर हूँ। आई हैव डन माय ACCA इन 2008 एंड आई हैव डन माय CFA इन 2011। मैं CFA चार्टर होल्डर हूँ और आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ 14 years ऑफ टीचिंग ACCA, CFA एंड CA। ACCA, CFA और CA के अंदर आई हैव एक्सपर्टीज़ ऑफ टीचिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ग्लोबल टीचिंग एज वेल। मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया। मैं अभी भी ऑनलाइन बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, मॉरिशस से हैं। मेरे पास स्टूडेंट डिफरेंट कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, जिम्बाब्वे, इन कंट्रीज से भी हैं। तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन मोर देन 80 कंट्रीज़। इसके अलावा मैंने कुछ कंट्रीज़ में जाके भी ट्रेनिंग करवाई हुई है। मैंने कुछ कंट्रीज़ में लाइक टर्की, लाइक दुबई, मैंने वहाँ जाकर फिज़िकली ट्रेनिंग दी हुई है ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज़। मेरे पास आई एम द यूनिट हेड इन लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक। मेरे पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है मोर देन 10 years और मैं ऑफिस की तरफ से, कंपनी की तरफ से, अपने बैंक की तरफ से FX, इक्विटी और डेरिवेटिव्स के अंदर डील करता हूँ। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर फॉरेक्स, उसके अंदर इक्विटी और उसके अंदर डेरिवेटिव्स का बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और मेरे पास उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और पिछले 10 साल से ज़्यादा मैं इक्विटी को, मैं फॉरेन करेंसी को, मैं डेरिवेटिव्स को डील कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज़ के कुछ सब्जेक्ट हैं, ICW हो गया और कुछ और बॉडीज़ हैं जिनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था मेरा कि किस तरह से मैं अपने आपको पिछले कुछ सालों से लेकर चल रहा हूँ। अभी आई एम द पार्ट ऑफ पैक और मैं पैक के अंदर BFD और CMAC के सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर हम आगे चलें BFD के एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के ऊपर, BFD के अंदर 5 क्वेश्चन टेस्ट करता है वो और सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और हर क्वेश्चन की जो रेंज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 27 नंबर तक वेरी करती है। ये ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि क्वेश्चन 15 से 27 नंबर के ही आने हैं। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 15 से 27 नंबर के बीच में कहीं आए हुए हैं। इससे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जामिनर चाहे तो बना सकता है, लेकिन जनरली इतना बड़ा क्वेश्चन ही आया है। इससे छोटा क्वेश्चन भी बना सकता है, लेकिन छोटा क्वेश्चन इतना उसने लाजमी दिया है। फिर पासिंग मार्क्स 50 चाहिए, वो जो एक फिक्स रूल चल रहा है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 15 मिनट आपके लिए प्लानिंग के लिए चाहिए होते हैं। ये प्लानिंग वाली बात, एग्ज़ाम में आपने जाके पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, ये वाली बातें हम लोग उस सेशन में करेंगे जब आप इंशाल्लाह एग्ज़ाम के करीब होंगे। ठीक है। अब आज का सेशन इसलिए ज़रूरी है कि आज के सेशन में हम लोग एक ब्रीफ इंट्रो देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो कि अभी कैफ जिन्होंने क्लियर किया है और वो BFD का सोच रहे हैं कि उन्होंने BFD रखना है। तो BFD का इंट्रोडक्शन समझ लें, BFD की प्लानिंग समझ लें या BFD का एक छोटा सा डेमो लेक्चर समझ लें कि किस तरह से एग्ज़ाम में पेपर आता है और किस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और किस तरह से इसका कोर्स है। तो इसके लिए एक छोटा सा सेशन अरेंज किया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो हमारा ये जो BFD है इसका बहुत ज़्यादा लिंक आपके CMAC के साथ है, CAF 8 के एग्ज़ाम के साथ है। जैसे अगर आपको याद हो, CAF 8 के अंदर डिसीजन मेकिंग होती थी, यहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग होगी। CAF 8 के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर था, यहाँ वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के नाम से टेस्ट होगा। 2 चीज़ें हो गई, प्लस आपका जो CAF 8 था उसमें स्मॉलर पार्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का होता था। यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिटेल में पार्ट, यानी कि समझ लें वो जो हमने इंट्रो पढ़ा था, यहाँ इन डेप्थ है फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करूं CMAC के अंदर
तो सीमैक के अंदर जो आपका पोर्शन था फाइनेंस का, वो अप्रॉक्सीमेटली पोर्शन था कोई, बहुत ही ज़्यादा अगर मैं कह दूं तो वो 20% था, और जो बाकी कॉस्ट का पोर्शन था वो कोई 80% के करीब था। अच्छा, इस 20% में क्या आता है? इस 20% में टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, इस 20% के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते हैं। बाकी 80% आपके कॉस्ट का एरिया था, जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके अंदर बजटिंग हो गया, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हो गया। अच्छा, बीएफटी के अंदर थोड़ी चीज़ें चेंज है। बीएफटी के अंदर क्या है? बीएफडी के अंदर जो फाइनेंस का पोर्शन है वो मेजर, दैट इज अ मेजर पोर्शन, वो 80% है। फाइनेंस का पोर्शन 80% है, और जो कॉस्ट वाला पोर्शन है, जिसको हम यहाँ पर मैक का एरिया कहते हैं, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग वाला एरिया, वो खाली 20% है। तो चीजें एग्जैक्टली क्या हो गई हैं? रिवर्स हो गई हैं। सीमैक के अंदर कॉस्टिंग का एरिया 80% था, बजटिंग का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता था, इसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता था, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता था, और इन्वेंट्री वगैरह का भी क्वेश्चन आ सकता था। 80% आपका कॉस्टिंग का एरिया था, और 20% फाइनेंस का एरिया था, जिसके अंदर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शामिल थे। बीएफडी के अंदर, आप मतलब इंट्रो के लिए बता रहा हूं, बीएफडी के अंदर एग्जैक्टली रिवर्स हो गई हैं चीजें। बीएफडी के अंदर फाइनेंस का एरिया 80% है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसके अंदर बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस को वैल्यू कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट, अभी हम इनको डिस्कस भी करते हैं, ये एरिया सारा आ जाएगा। और कॉस्ट का एरिया सिर्फ 20% बच गया। उसके अंदर बजटिंग भी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी है, उसके अंदर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग भी है, वो 20% एरिया के अंदर शिफ्ट हो गया। तो बीएफडी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये जो एरिया है ना ऊपर 80%, नॉर्मली इसको कहा जाता है ये बीएफडी का पोर्शन है, टिपिकल बीएफडी का पोर्शन है। ये जो नीचे 20% है कॉस्ट वाले, इसको कहा जाता है मैक का एरिया, इसको मैक का एरिया कहा जाता है। यहां पर मशहूर भी यही है कि 20% इज द मैक एरिया, 80% इज द बीएफडी एरिया। तो पहली बात तो आप लोगों ने ये सीखी है कि आपके सीमैक का और बीएफडी के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क क्या है। सीमैक इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स कॉस्ट, बीएफडी इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स फाइनेंस। डिसीजन मेकिंग दोनों में है, लेकिन ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर आगे चलते हैं जरा। एक इंपॉर्टेंट बात कि पास्ट पेपर का जरा एक छोटा सा एनालिसिस है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया। किसी भी अटेम्प्ट में देखें हर दफा इसमें से क्वेश्चन आया है। इस दफा ये जो अभी अटेम्प्ट गुजरी है कुछ दिन पहले, 21 मार्क्स, उससे पहले वाली अटेम्प्ट में 20 नंबर, उससे पहले वाली अटेम्प्ट में विंटर 19, समर की तो हुई नहीं थी, 19 के अंदर 25 नंबर हैं, 24 नंबर हैं। यहाँ देखें 41 मार्क्स एक ही जगह से आए हुए, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एरिया। ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एरिया वही है जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते थे सीमैक के अंदर। सीमैक के अंदर इसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते थे। ऑब्वियसली उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म में है, उसके एक्सटेंडेड फॉर्म में। वहाँ क्या होता था, वहाँ हम डिसाइड करते थे कि एक प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं, उसकी एनपीवी फाइंड करते थे, उसका आईआरआर फाइंड करते थे। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम कहते थे प्रोजेक्ट कर लो। यहाँ ये तो चीजें हैं ही हैं, कुछ फर्दर मेथड है। वहाँ आईआरआर था, यहाँ मॉडिफाइड आईआरआर है। वहाँ एनपीवी थी, यहाँ एपीवी भी है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, वहां सिर्फ ये था कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें। यहां एक नई चीज क्या है, प्रोजेक्ट तो एक्सेप्ट कर रहे हो, रिस्क और अनसर्टेनिटी भी देख लो, उसकी नई चीज है। वहां क्या था, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें। लेट्स से मैंने ये नया फैक्ट्री लगानी है या नहीं लगानी, ये सीमैक में भी था, यहां पर भी है। यहां पर एडिशनल चीज क्या है, एडिशनल चीज यहां पर ये है कि उसका रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या है। अच्छा, वो क्या है, फ्यूचर इन्वॉल्व हो गया, रिस्क और अनसर्टेनिटी आनी ही आनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जांपल देता हूँ कि कुछ साल पहले की बात है,
जब डॉलर पाकिस्तान में 105 था तो केपी की गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया बहुत सारी कंपनीज को, आप सीमेंट का प्लांट लगा लें। अब सीमेंट के प्लांट की फिजिबिलिटी चल रही थी, सब लोग, 105 डॉलर था, सब लोगों ने कहा यार 110 120 डॉलर तक, 120 रुपए तक डॉलर जा सकता है, फिजिबिलिटी 120 रुपए के अकॉर्डिंग बना ली। और आपको पता है प्लांट जो होता है सीमेंट का या कोई भी पाकिस्तान में तो बनता नहीं है, वो तो बाहर से आना है, और जब बाहर से कोई चीज आती है वो मेनली प्राइस्ड इन होती है डॉलर के अंदर। आप सोचें फिजिबिलिटी बनी 120 के अकॉर्डिंग, लेकिन जब प्लांट बाहर से आया तो प्लांट कितने के ऊपर आया था, 150 के ऊपर, 160 के ऊपर, डॉलर 150 160 पे चला गया। ठीक है, जब वो 150 160 पे गया तो इतनी ज्यादा वैल्यूएशन आपकी क्या हो गई, आउट हो गई। आपका जो आउटफ्लो था, जो मशीन 120 के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी, 105 के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी, वो जाके मशीन आपकी आई 150 के अकॉर्डिंग। जब 150 के अकॉर्डिंग इतनी हैवी आउटफ्लो हुआ तो आपकी एनपीवी क्या हो गई, आउट हो गई। सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, बड़ी कॉस्ट की मशीनरी लाओगे, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी आउट हो जाएगी। यहां पर एनपीवी में वो जो आउटफ्लो होता है वो खर्चा होता है, जितना ज्यादा बड़ा खर्चा होगा आपका, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सारी क्या होगी, आउट होगी। तो इसके लिए ना रिस्क एंड अनसर्टेनिटी करना को एवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, वो यहाँ चैप्टर है। फिर थर्ड इसके अंदर एक चीज आती है, वो आती है स्पेसिफिक डिसीजन। एग्जांपल दे रहा हूं, एसेट तो लेकर आना ही आना है, लीज के ऊपर लेकर आए या खरीद के लाए। एसेट तो ले लिया है, कितने अरसे बाद रिप्लेस करना है। तो ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, जिसमें से हर दफा क्वेश्चन आता है, इसके अंदर इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। पहला हिस्सा वो जो हमने सीमैक में पढ़ा है, सिंपल प्रोजेक्ट अप्रेजल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एनपीवी कैलकुलेट कर लो। दूसरा रिस्क और अनसर्टेनिटी। तीसरा स्पेसिफिक डिसीजन, लीज पे लेकर आए या खरीद के लेकर आए, और एसेट रिप्लेस कितने अरसे बाद करना है। फिर इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, हम सब बेसिक से जानते हैं कि कैपिटल का मतलब क्या है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लानी है, डेट से आ सकती है, इक्विटी से आ सकती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, डेट की कॉस्ट कितनी है, इक्विटी की कॉस्ट कितनी है, और सस्ते वाली कौन सी है, और बिजनेस कौन सी वाली लेकर आएगा जो कॉस्ट उसको सस्ती पड़ेगी। यहां पर हम सीखेंगे, हम हमेशा बचपन से सीखते आ रहे हैं डेट अच्छी चीज नहीं है, डेट अच्छी चीज नहीं है, लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहां तुम सीखोगे लोन लेना चाहिए, लोन ज्यादा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू इक्विटी, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। फिर नीचे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करूं, डेट में पैसा इन्वेस्ट करूं, ये आपकी भी बड़ी अच्छी लर्निंग होगी पेपर के लिहाज से। पर्सनल लर्निंग भी इसके अंदर है कि अपना पैसा कहां लगाना चाहिए। अगर इक्विटी के अंदर पैसा लगाएंगे, डेट के अंदर पैसा लगाएंगे, एक से ज्यादा जगह पर पैसा लगाना पोर्टफोलियो के अंदर आ जाता है। पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है, पोर्टफोलियो का रिस्क क्या है। तुम अगर पोर्टफोलियो मैनेजर हुए तो तुम्हें जज करना होगा कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां रिटर्न ज्यादा हो, रिस्क कम हो। ये हम यहां पर सीखेंगे। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए, ये विंटर 19 के ऊपर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ये विंटर 20 के अंदर आया हुआ था, फिर समर 19 के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, नहीं क्वेश्चन आया था पहले कभी। अभी देखिए रीसेंट अटेम्प्ट, अभी जो जून में एग्जाम हुआ है, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, 19 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। तो 40 to 60% जो आपका वेट है ना, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का है। 40 to 60%, 40 से 60% आपका एग्जाम यहां से आ सकता है, और ये टिपिकल फाइनेंस वाला पार्ट है। फिर सेकेंड है जी बिजनेस वैल्यूएशन, किसी भी बिजनेस को वैल्यू कैसे करते हैं। लेट्स से मैंने किसी बिजनेस को एक्वायर करना है, उसको वैल्यू कैसे किया जाता है। ठीक है, लेट्स से हम कहते हैं कि लेट्स से जैज ने वारिद को एक्वायर करना है, मोबिलिक ने वारिद को एक्वायर करना है, उसकी वैल्यूएशन क्या होगी। फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर करना है, उसकी वैल्यूएशन क्या होगी। जैसे अभी एक लेटेस्ट न्यूज बताता हूं, एक बाइको कंपनी है पाकिस्तान की, वो पुमा एनर्जी के नेम से ये जो पंप्स हैं रोड्स के ऊपर, उसको एक्वायर करने लगा है, तो उसकी वैल्यूएशन क्या होगी। ढेर सारी एग्जांपल इस तरह की हैं जो बिजनेस के अंदर हैं। तो बिजनेस वैल्यूएशन क्या है, किसी भी बिजनेस की वैल्यू किस तरह करते हैं। देखो
एक बड़ी आसान सी बात है, हम कुछ बाय करने जाते हैं, लेट्स से मैंने पेन बाय करना है, शॉप वाले ने का लिखा होता है 100 रुपये का, मैं निगोशिएट करता हूँ अगर तो बार्गेनिंग वाली शॉप हुई, नहीं तो मैं 100 रुपये दे के पेन खरीद के ले आऊँगा। फिक्स प्राइस शॉप है, मैं पैसे दूंगा ले आऊँगा। कोई बिजनेस, रनिंग बिजनेस, फैक्ट्री खरीदनी है, कंपनी खरीदनी है, पेट्रोल पंप खरीदना है, दुकान खरीदनी है, वो तो नहीं फिक्स प्राइस होती। वहां तुम अंदाजा लगाते हो कि यार मैं कितना कमा पाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग तुम उसको पैसा दोगे। पैसे तुमने थोड़े कमाने हैं, उसको तुम ज्यादा दे दो, तुम तो नुकसान में चले गए। पैसे तुमने ज्यादा कमाने हैं, उसको थोड़ा दे दो, वो नुकसान में चला जाएगा। तो तुम दोनों क्या करते हो, एस्टिमेट लगाते हो, अंदाजा लगाते हो, वैल्यूएशन करते हो, वो यहां पर आएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, दो कंपनी जब मर्ज हो रही होती हैं उसकी वैल्यूएशन। ये देखिए हर दफा इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ये लास्ट टाइम तो 25 नंबर का क्वेश्चन आया, 20 नंबर हैं, 23 मार्क्स हैं, 18 नंबर हैं, 17 नंबर है, हर दफा क्वेश्चन आया हुआ। तो ये 15 से 20% इसका वेट है, ये हम लोगों ने यहां पर इंशाल्लाह पढ़ना है। फिर रिस्क मैनेजमेंट का एरिया, फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। आपको एग्जांपल देता हूं, डॉलर 105 से 150 के ऊपर चला गया, 45 रुपए 50 रुपए डॉलर मूव किया। सोचें जिसकी इंपोर्ट होगी, लेट्स से $1 मिलियन जिसने बाहर भेजना होगा, 105 के अकॉर्डिंग तो 105 मिलियन रुपया बना, 150 के अकॉर्डिंग 150 मिलियन रुपया बन गया। 45 मिलियन रुपए का उसको नुकसान हो जाना अगर उसने हेजिंग ना की हुई है। हेज कहते हैं अपने रिस्क को कवर करना, मैनेज करना। तो हम यहाँ सीखेंगे फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप इंशाल्लाह जॉब करने जाएंगे किसी टेक्सटाइल फर्म में, किसी सीमेंट की फर्म में या किसी और जगह पर, आपने सिर्फ ऑडिटर या अकाउंटेंट तो नहीं बनना, आपने तो फाइनेंस मैनेजर भी बनना होगा। तो फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या होता है? अपनी कंपनी के रिस्क को मैनेज करना, हेज करना। तो फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में तुम किस रिस्क को हेज करोगे? करेंसी के रिस्क को हेज करोगे। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, 2019 से 2020 में, 2019 वाले टिपिकल साल के अंदर हमारा इंटरेस्ट रेट 13.5% के ऊपर चला गया था। खैर वो कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने फिर कम करके तकरीबन कोई 7% के करीब ले आए हैं। सोचें 6 से 6.5% की इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट है। अगर आपने लोन लिया हो और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, सोचे आपने गाड़ी ली हुई है लीज पे और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए और आपकी गाड़ी की लीज डबल हो गई, तो आपका तो बजट आउट हो जाएगा। सिमिलरली कंपनीज में भी ऐसा ही होता है। जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो आपका बजट क्या हो जाता है? आउट हो जाता है, आपको नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा। तो फिर हल क्या है? हल ये चैप्टर है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। हम सीखेंगे कि वो जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है उसको मैनेज कैसे किया जाता है। बोरर को डर है रेट बढ़ ना जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, ये सीखना है। फिर स्टॉक रिस्क मैनेजमेंट एक चैप्टर है, वो हम लोग देखेंगे। देखें आप, इसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन आया इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में से इस दफा। फिर मैनेजमेंट कंट्रोल, ये वो मैक का एरिया है, ये वो मैक का एरिया। ये जो सारे एरियाज हैं इसमें से आने हैं क्वेश्चन आपके 80%। ये जो आखिरी एरिया है इसमें से क्वेश्चन आता है 20%। इस दफा जो लेटेस्ट अटेम्प्ट गुजरी है उसके अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ था। उससे पिछली अटेम्प्ट के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया है। बाकी दो पिछली अटेम्प्ट के अंदर वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आया हुआ और उससे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ। तो ये वो एरिया है मैक का जिसका डायरेक्ट लिंक है आपके सी मैक के साथ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑलमोस्ट वही है, बजटिंग ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन बीएफडी के, मैक के आपने पहले सी मैक के अंदर किए भी होते हैं, बजटिंग के, इवन के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी कुछ क्वेश्चन किए होते हैं। हाँ, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नया है आपके लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग भी आपके लिए एक नया एरिया, ठीक है। तो मैनेजमेंट कंट्रोल में से काफी सारे एरियाज और ऊपर डिसीजन मेकिंग आपने पहले पढ़ी भी होती है। हाँ, ऑल्दो उसकी वेटेज उतनी नहीं है जितनी वेटेज आपने पहले देखी हुई है सी मैक के अंदर, लेकिन फिर भी पार्ट तो है। तो ये कुछ एरियाज हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बिजनेस वैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट और मैनेजमेंट कंट्रोल। वेटेज मैंने आपको बता दी है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का वेट है कोई 40 to 60%, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल और पोर्टफोलियो को मिला के है। बिजनेस वैल्यूएशन का वेट है 20% अप्रोक्सीमेटली, रिस्क मैनेजमेंट का वेट 20% है
और मैक का वेट भी आपका तकरीबन 20% है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। स्टडी मटेरियल में क्या होना चाहिए जी? क्लास नोट्स जो मैं पढ़ाता हूं वो जाहिर है आप नोट कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरी आदत ये है कि मैं सारा कुछ व्हाइट बोर्ड के ऊपर या वो जो टिपिकल बोर्ड होता है उसके ऊपर मैं लिखता हूं। तो करना क्या होगा, लेट से मैं जिस तरह ये बना रहा हूं, जिस तरह मैंने कहा भाई इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक एरिया है, उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। मैं ऐसे फ्लो चार्ट से पूरा चैप्टर का एक आपको स्केच बना दूंगा और फिर बारी बारी हेडिंग देके हम लोग पढ़ते जाएंगे, ये ए पार्ट है, फिर ये बी है, फिर इस तरह चलना है, फिर इस तरह चलना है। तो क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो आपने करना क्या होगा, आपने वो क्लास नोट्स से आइडिया लेकर फिर आपने बुक रीड करनी होगी। अच्छी बात यह है कि बुक, पैक की बुक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके अंदर सारे पास पेपर शामिल है, उसके अंदर सारे रेलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ACCA, फ्रॉम द ICW भी हम लोगों ने डाले हुए हैं, ठीक है। और उसके अंदर ICAP की जो ऑफिशियल बुक है उसका मटेरियल भी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके इस पैक की बुक में डाला हुआ है। जाहिर है एग्जैक्टली तो कॉपी नहीं किया हुआ, लेकिन जो टॉपिक ICAP की बुक के अंदर है वो हमने यहाँ पर लाजमी कवर किए हैं, ताकि अगर आप वो ना भी पढ़ें तो आपका यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट होकर आप वो देख लें, आपको पैक की बुक ही काफ़ी होगी। तो क्लास नोट्स आप पढ़ेंगे, उसके बाद घर जाके जब आप पैक की बुक पढ़ेंगे तो आपको मसला नहीं आएगा, आपको वही रिफ्लेक्शन मिलेगी जो क्लास नोट्स में है, वही आपको बुक में रिफ्लेक्शन मिल रही होगी। तो मटेरियल के अंदर जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और जो पैक की बुक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बीच वाले जो 2 पॉइंट है ये इसके अंदर शामिल है, इसका मसला नहीं, इसके अंदर शामिल है। बड़ी रिसर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद ये पैक की बुक बनी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पास पेपर, अदर बॉडीज़ के क्वेश्चन और थ्योरेटिकल मटेरियल बहुत ज़्यादा, ताकि आपको आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड हो, आपकी बेसिक्स बिल्ड हो। उसके लिए सारा थ्योरी भी हमने पैक की बुक के अंदर इंक्लूड की हुई है। हाउ टू पास BFD, किस तरह से आप लोगों ने पास करना है। जाहिर है आप क्लास नोट्स पढ़ेंगे। अच्छा, क्लास नोट्स फिर बता रहा हूं, ये वही है जो लेक्चर नोट्स है, जो मैं पढ़ाता हूं क्लास है, वो पढ़ना ज़रूरी है। पैक की बुक पढ़ना ज़रूरी है, सारी की सारी एंटायर सिलेबस कवर करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना ज़रूरी है। मज़े की बात, लास्ट टाइम ये जो सभी एग्ज़ाम गुजरा है उसमें एक टॉपिक था जो आज तक टेस्ट नहीं हुआ था। अच्छा, मैंने वो करवाया था और मैं करवाते हुए बोला था कि भाई ये आज तक टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि टेस्ट हो सकता है। अब गॉड नोज के किस अटेम्प्ट में होता है, आपको पता है कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, वो पैक की बुक के अंदर भी था, उसके क्वेश्चन भी करवाए। अब अगर आपने ये वाली बात सुनी होगी गौर से, कवर इंटायर सिलेबस, अब वो करके गए होंगे, टीचर ने करवाया है, बुक के अंदर है, प्रैक्टिस भी करवाई है और आपने सिलेबस में भी कवर किया है, तो आपको तो मसला ही नहीं आया होगा। जो स्टूडेंट इस प्रोसेस से नहीं गुजरे होंगे उनको मसला आया होगा, उन्होंने नहीं कवर किया होगा, जाहिर है उनको पेपर के अंदर प्रॉब्लम आई होगी। तो ये देखिएगा, लेक्चर नोट्स कवर करने हैं, बुक कवर करनी है और पूरा सिलेबस कवर करना है। डंडी नहीं मारनी सिलेबस के अंदर, मैक का एरिया या ये एरिया या वो एरिया छोड़कर नहीं जाना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कवर लेटेस्ट पास पेपर, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है अनसीन क्वेश्चन की। अनसीन क्वेश्चन करना जरूरी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही तब बिल्ड होगा जब अनसीन क्वेश्चन ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मैं आंसर देख देख कर अगर प्रैक्टिस करता जाऊंगा, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ये मैंने आंसर देखा और मैंने टिक लगा दिया, ये तो मुझे आता है। यकीन करें ऐसा सब कुछ आता होता है। टीवी पे देखकर क्रिकेट मैच हो रहा है, बैट्समैन से शॉट नहीं ना लग रही तो मैं चीखे मारता हूँ, ओ यार ये तो मैं खेलता तो मैं इससे ज़्यादा अच्छा खेल सकता था। मैदान में जाके खेलना अलग बात होती है और मैदान में जाके फिर फास्ट बॉलर को फेस करना, आप पता नहीं क्या आपके साथ हशर होगा। एग्जैक्टली यहाँ पर भी है, मैदान में उतरना है, क्वेश्चन देखकर आंसर नहीं देखना, खुद से पढ़ना है, खुद कुछ करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आंसर देख लें, सॉल्व करने से पहले नहीं देखना। रीड क्वेश्चन केयरफुली, वर्डिंग क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर देख देख के लर्न करेंगे तो सारा गलत लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ें, वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन सीखें, आंसर करें, फिर फाइनल आंसर देखें। हो सकता है आप इंटायरली गलत आंसर दे दें, आंसर में तो कुछ और था, आपने कुछ और लिख दिया है, तभी तो लर्निंग होगी, तभी तो वो अंग्रेजी समझ आएगी जो एग्जामिनर लिख रहा है। अगर मैंने स्टैंडर्ड आंसर देख के ही अपना आंसर लिख दिया, मैं तो एग्जामिनर की वर्किंग पे कभी गौर ही नहीं करूंगा, उसकी वर्डिंग पे कभी गौर ही नहीं करूंगा, ठीक है।
तो ट्राई टू अटेम्प्ट कंप्लीट पेपर, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है पास होने के लिए, बेहतरीन प्रिंसिपल है। और पूरा पेपर तभी अटेम्प्ट होगा जब आप अनसीन क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे शुरू से ही। पेपर वाले दिन जाके पहला टेस्ट दिया, पेपर नहीं पूरा होना। टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अनसीन क्वेश्चन करेंगे, बगैर आंसर देखे, यकीन करें पेपर कंप्लीट जरूर होगा। फोकस पास पेपर के आंसर लर्न करने में नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल लर्न करने पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स लर्न करने पे होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट लर्न हो गए, अनसीन क्वेश्चन भी आ गया, डिफरेंट क्वेश्चन भी आ गया, यकीन करें आप टैकल कर लेंगे। मैंने देखा है बीएफडी में फेल होने की बहुत बड़ी रीज़न स्टूडेंट का फोकस होता है कि वो क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पास पेपर के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, पास पेपर के आंसर के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। नुकसान क्या होता है, पास पेपर जैसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना, क्वेश्चन तो डिफरेंट आएगा, फिर क्या होगा, फिर आप फंस जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट लर्न करना ज़रूरी है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नोट्स और अजम्पशन देना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर क्या होता है, ए पार्ट नहीं आता, बी और सी पार्ट सारे आते हैं, वहाँ ए पार्ट का डेटा अज्यूम करके बी और सी पार्ट सॉल्व करने होंगे, ये हम सीखेंगे, ये देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए पार्ट नहीं भी आता, फिर भी आप वो क्वेश्चन विन कर सकते हैं, क्वेश्चन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं, जस्ट एक अजम्पशन देके कि भाई ए पार्ट तो नहीं आता, लेट्स अज्यूम द डेटा ऑफ ए, आप बी पार्ट सारा सॉल्व कर ले, बी पार्ट के नंबर मिल जाएंगे, बी पार्ट के नंबर जरूर मिलेंगे। स्टडी टेक्स्ट पूरी की ये खैर बात ऊपर कवर होगी है। किस तरह से पढ़ना है जी, डेली बेसिस के ऊपर आपने लेक्चर्स रिवाइज करने हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पल जो क्लास में करवाई जाती हैं वो लाजमी सॉल्व करनी है, वो सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, होम असाइनमेंट आपने सॉल्व करनी है हर क्वेश्चन करने के बाद। अच्छा, मेरी आदत ये है कि मैं तकरीबन सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन आपको पता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इतनी ज़्यादा अटैम्प्ट्स हैं, इतनी अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में देता हूँ मैं डिस्कस नहीं कर पाता, मैं उनको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग वहाँ जाके देख लें, मेरी ही रिकॉर्डिंग, मेरी ही आवाज़ में कॉम्प्रिहेंसिव वे में वहाँ पर रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। आप वो जाकर सारा का सारा रेफ़र कर सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑन द वो लाइव तो टीचर नहीं मिल रहा, लेकिन रिकॉर्डेड टीचर आपको वहाँ पर मिल रहा है, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके यहीं पर आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे मसले आपके। ये देख लीजिएगा जी, टेस्ट में लाजमी अपेयर होना है, बार बार कहते हैं, वो क्लास की बहुत कम अटेंडेंस होती है टेस्ट के अंदर। टेस्ट जितने ज़्यादा देंगे फाइनल पेपर में आप उतने सक्सेसफुली तैयार होंगे। यकीन करें, एक एग्जांपल है वही देता आ रहा हूँ बचपन से, कि अगर तुम्हारा मैच ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के ऊपर है और तुम कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर प्रैक्टिस करके जाओगे, फारिग हो जाओगे। अगर बीएफडी का एग्ज़ाम देना है, मुश्किल एग्ज़ाम है, जब तक तुम टेस्ट में नहीं जाओगे, टेस्ट नहीं दोगे, अनसीन क्वेश्चन नहीं करोगे, पेपर नहीं टैकल होगा। आंसर देखकर लर्निंग करके आप समझते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मैंने प्रैक्टिस कर ली, पर्थ में जब वो ब्रेटली की गेंदें पड़ेंगी आपको तो मसला होगा। तो ये एक बात कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ऐसी एग्जांपल दी है कि अनसीन क्वेश्चन टेस्ट में ही अच्छे लगते हैं, वही देने चाहिए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आपने डेली बेसिस के ऊपर उसको सॉल्व करना है। डेली बेसिस के अगर आप उसको पूछ लेंगे टीचर से, सॉल्व कर लेंगे, मसला मसाइल हल कर लेंगे, तो पेंडिंग इशू में नहीं जाएगा। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, बाद में लेक्चर कवर करना शुरू करते हैं, वो फिर पूरे 4-4 5-5 पेजेस भर कर ले आते हैं, सर ये मेरी क्वेरीज है। क्यों? क्योंकि मैंने तो लेट ज्वाइन किया था, मैंने तो सर पहले पूछा नहीं, अब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। नुकसान क्या होता है, ये फिर भी समझदार स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेरीज लिख ली हैं, बहुत सारे तो लिखते ही नहीं हैं, वो पेपर वाले दिन या पेपर वाले दिनों में उनको जाके याद आता है यार ये तो मेरी चीज़ें रहती हैं। तो प्लीज़ जिनके क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, वो सेम डे पे उसको सॉल्व करना शुरू करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब एक एज अ डेमो लेक्चर, एज अ सैम्पल हम लोग एक टॉपिक पकड़ते हैं, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा टॉपिक है फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। आल्दो आपने सीमैक के अंदर, कैफेड के अंदर, कैफ लेवल के ऊपर ये नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस टॉपिक को मैंने चूज किया ताकि हम इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर सकें, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से
BFD के अंदर चीज़ें चलती हैं जी। आगे चलते हैं जी। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है चैप्टर के अंदर? हमने पढ़ना है जी हाउ टू कन्वर्ट करेंसी, करेंसी कैसे कन्वर्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। फॉरेन करेंसी बाहर वाली करेंसी है, उसके रिस्क को मैनेज करना है। सर हमें क्या टेंशन है बाहर वाली करेंसी, हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है, पाकिस्तान इंपोर्ट भी करता है। हमारी कोई 20 से 25 अरब की एक्सपोर्ट है, कोई 40 to 50 बिलियन डॉलर की हमारी इंपोर्ट है। और भाई उसको मैनेज भी करना है। तुम जिस भी बड़े ग्रुप में, बड़ी कंपनी में जॉब करोगे इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, तुम्हें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कन्वर्ट करेंसी। करेंसी कन्वर्ट करना तो इवन आप उम्रे पे जा रहे हैं तब भी करनी पड़ती है। घूमने जा रहे हैं बाहर, लेट से आप शादी के बाद हनीमून पे यूरोप जा रहे हैं, तो यूरो खरीदने हैं तो करेंसी तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना। तो ये सीखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। हाउ करेंसी फ्लक्चुएट। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, करेंसी कैसे फ्लक्चुएट करती है। अचानक डॉलर फ्लक्चुएट कर लिया, आप शाम को बैठे, आपने टीवी लगाया, कामरान खान साहब ने एक इकोनॉमिस्ट को बुलाया हुआ था और उसे ऊंची ऊंची बोल रहा था आज पाकिस्तान की करेंसी इतनी फ्लक्चुएट कर गई, और वो इकोनॉमिस्ट आगे दलाइल दे रहा है ये रीज़न थी। तो भाई वो रीज़न आप भी बता सकते हो, सिर्फ ये चैप्टर पढ़ना है, ये वाला एरिया पढ़ना है, आप भी बता सकते हो। इकोनॉमिस्ट की एक एक बात समझ सकते हो जो वो कह रहा है, तो आपको बुलाएगा आप भी बता सकते हैं कि क्या क्या रीज़न है करेंसी फ्लक्चुएट करने की। ये हम सीखेंगे यहाँ पर। टाइप्स ऑफ फॉरेन करेंसी रिस्क, कौन कौन से रिस्क हैं जो फॉरेन करेंसी रिस्क हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं, हमारी कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं, और उनको हेज करने के, उनको कवर करने के, उनको मैनेज करने के मेथड्स क्या हैं। तो जो चैप्टर का वेट है वो सारा इधर है। ये शुरू वाली चीजें इंट्रोडक्शन है। हम जरा शुरू वाली बेसिक चीजें जरा देखने लगे। ज़ाहिर है जब इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे तब हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे। यहां पे आने दीजिए। अच्छा सबसे पहले लिखा हुआ है 155 रुपी ओवर डॉलर। ये जो है ना 155 रुपी ओवर डॉलर, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। इसको एक्सचेंज रेट बोला जाता है, इसको स्पॉट रेट बोला जाता है, इसको करंट रेट बोला जाता है। वैसे प्रैक्टिकली बताऊं तो आज के रेट को रेडी रेट कहते हैं। स्पॉट रेट उसको कहते हैं जिसने 2 दिन बाद सेटल होना हो। आज खरीदेंगे 2 दिन बाद अकाउंट में आएगा, आज बेचेंगे 2 दिन बाद अकाउंट से जाएगा। लेकिन हम यहां पर स्पॉट रेट को आज का रेट ही कहते हैं। ये एक प्रैक्टिकल बात मैंने बताई है आपको। 155 रुपए पर डॉलर रेट है। ये जो 155 रुपए पर डॉलर है ना, ये जो यूं लिखा, मैं इसको यहां पर कवर कर रहा हूं। 155 रुपए पर डॉलर जो लिखा हुआ है, ये रुपी है फर्स्ट करेंसी। जो करेंसी न्यूमरेटर में होती है इसको फर्स्ट करेंसी बोलते हैं, जो करेंसी डिनोमिनेटर में होती है इसको सेकंड करेंसी बोलते हैं। अच्छा अब फर्स्ट करेंसी हमेशा न्यूमरेटर में होगी। अब न्यूमरेटर में वो लिखा ही ना, फिर एक और तरीके से देखिएगा, जो करेंसी नंबर के साथ वेरी करती है वो फर्स्ट करेंसी है। 155, 154, 153 रुपया ऊपर नीचे होता है अगेंस्ट $1। वो जो जिसके साथ 1 लगा हुआ है ना वो सेकंड करेंसी है। इसको लिखने का डिफरेंट तरीके हैं, पेपर में यू भी आ सकती है। 155 रुपए इज इक्वल टू $1। यू भी लिखा जा सकता है $1 इज इक्वल टू 155 रुपया। जिस भी तरीके से लिखे आपको तो पता चल रहा है ना कि 155 रुपए पर डॉलर है। सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी चीज डिनोमिनेटर में आनी है? सिंपल मैथ, जिसके साथ 1 है उसके कंपैरिजन में दूसरा रेट है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। 155 रुपया पर डॉलर ये रेट होगा। अब लेट्स से 155 रुपया पर डॉलर रेट है। मैं तुम्हें कहता हूं कि भाई मैंने तो बाय करने हैं $1000। मैंने नहीं सिखाया आपको करेंसी कैसे कन्वर्ट करनी, $1000 बाय करने हैं। मुझे आंसर चाहिए रुपीस के अंदर, मुझे रुपए के अंदर आंसर चाहिए। बताएं जी, निकाले रुपए के अंदर आंसर। अब आप कहेंगे सर ये कैसे सॉल्व करना है, 155 रुपया पर डॉलर है,
$1000 को कन्वर्ट करना है, वेरी सिंपल प्रिंसिपल, एक्सचेंज रेट पकड़े, या तो इससे डिवाइड कर दें या इससे मल्टीप्लाई कर दें, यहां डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, रुपया में आंसर निकालो। अलजेब्रा सॉल्व करते थे ना बचपन में, बिल्कुल वैसे ही है, अपोजिट करेंसी में आंसर निकालना है। अच्छा ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं। अब मैंने क्या ट्राई किया जी, मैंने कहा $1000 है, डिवाइड कर देता हूं, मुझे पता है डिवाइड नहीं करना, लेकिन सीखते हैं। 155 रुपया पर डॉलर। अब आप जानते हैं डॉलर और रुपया आपस में नहीं कर सकता, और डिनोमिनेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर मूव करके ऊपर चला जाएगा। ये तो भाई साहब कोई $1000 स्क्वायर ओवर रुपी ओवर 155, मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा। कुछ गलत, कुछ गड़बड़ है, ये नहीं करना। तो सर करना क्या है, $1000 को अब मल्टीप्लाई करके देख लें, 155 रुपया पर डॉलर। ये डॉलर डॉलर से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 155,000 रुपये, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो भाई सिंपल असूल, एक्सचेंज रेट पकड़ें, या तो करेंसी के साथ डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें। डिवीजन से आंसर आ जाए तो डिवाइड कर दें, मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाए तो मल्टीप्लाई कर दें। आप कहें सर ये ऐसा मुझे हर दफा सोचना है, इट्स वेरी सिंपल। कैसे, सिर्फ एक चीज देखो, एक प्रिंसिपल होता है लाइक विद लाइक। इधर क्या है, न्यूमरेटर में डॉलर, ये यहां यूं देख लेते हैं। इधर क्या है, न्यूमरेटर में डॉलर। एक्सचेंज रेट में क्या है, रुपी। तो जब दोनों के न्यूमरेटर सेम ना हो, देखो ना, एक्सचेंज रेट में क्या है, रुपी। जब दोनों के न्यूमरेटर सेम ना हो तो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। हमने पढ़ा हुआ है सिंपल मैथ, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब दोनों के न्यूमरेटर सेम नहीं है तो आपने इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई, 155 रुपया ओवर डॉलर। जब जब दोनों के न्यूमरेटर डिफरेंट होंगे मल्टीप्लाई, अदरवाइज डिवाइड। सिंपल सिंपल प्रिंसिपल, ये रटा नहीं है, ये मैथ की लॉजिक है। कैसे, एग्जांपल देखिएगा, $5000 बाय करना है, अपनी करेंसी नहीं है, तो एग्जांपल शुड बी अ डिफिकल्ट वन, अपनी करेंसी नहीं है बीच में। $5000 बाय करना है, रेट है $1.50 ओवर पाउंड, $1.50 ओवर पाउंड। अब मुझे समझ नहीं आ रही यार, पाउंड में आंसर निकालना है, मैं कैसे निकालूं। सिंपल प्रिंसिपल, न्यूमरेटर सेम है जी सर, सेम है, डिवाइड कर दो, तो आंसर होगा $5000 डिवाइड बाय $1.50 ओवर पाउंड। डॉलर विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर विल बी इन पाउंड, पाउंड में आंसर आ जाएगा। तो भाई अगर न्यूमरेटर दोनों के सेम है तो आप क्या कर देंगे, डिवाइड, अदरवाइज मल्टीप्लाई। देखिएगा अगली एग्जांपल, $9000 बाय करने हैं, $9000 बाय करने हैं तुमने, रेट चल रहा है 1.20 कैनेडियन डॉलर ओवर यूएस डॉलर, सीएडी कहते हैं कैनेडियन डॉलर को। क्या न्यूमरेटर दोनों में सेम है, नहीं सर, तो इसका मतलब डिवाइड तो नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। और देख भी लेते हैं, मैथ करके भी देख लेते हैं, मतलब मैं कैलकुलेटर में नहीं सॉल्व करता, मैं पूरा डिटेल से लिख के सॉल्व कर लेता हूं। $9000 इंटू 1.20 कैनेडियन डॉलर ओवर यूएस डॉलर, ये ऊपर है ये नीचे है, कैंसल्ड आउट, आपके पास आंसर किस में आ जाएगा जी, कैनेडियन डॉलर में आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, कैनेडियन डॉलर आ जाएगा, ठीक है, आपके पास कैनेडियन डॉलर में इधर अमाउंट आ जाएगी। तो पता चल गया सर, लाइक विद लाइक, न्यूमरेटर सेम है, डिवाइड वरना मल्टीप्लाई। इधर आ जाए, $8000 बाय करने हैं, रेट चल रहा है 1.20 डॉलर ओवर यूरो। क्या न्यूमरेटर सेम है जी सर, सेम है, तो भाई दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा जी, $8000 ओवर 1.20 डॉलर ओवर यूरो, डॉलर से कट गया, आंसर किस में आ जाएगा जी, मेरे पास यूरो में आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है आपने, लाइक विद लाइक प्रिंसिपल, न्यूमरेटर सेम है, डिवाइड,
नहीं है, मल्टीप्लाई। फिर बता रहा हूँ, ये लॉजिक है मैथ की। अलजेब्रा में यही तो करते थे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम, डिवाइड वरना मल्टीप्लाई कर देते थे। आई नो बचपन की बातें हैं, लेकिन फिर भी अभी याद तो आ गई है ना आपको। क्या करेंसी कन्वर्ट करना इतना ही आसान है? नहीं, मसला गड़बड़। करेंसी कन्वर्ट करने में 2 रेट शामिल होते हैं, बिड, ऑफर। किसी बैंक के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई मुझे करेंसी कन्वर्ट करनी है, वो बाइंग का रेट और बताता है, वो सेलिंग का रेट और बताता है। डॉलर के लिए गए, बैंक कहेगा मैं तुमसे खरीदूंगा 155.10 पे, और अगर मैं कहूंगा भाई मैंने खरीदने हुए एज अ पर्सन फ्रॉम द बैंक, तो बैंक कहेगा मैं तुम्हें बेचूंगा 155.20 का। वो मुझसे सस्ता खरीदेगा, मुझे महंगा बेचेगा। हमेशा बैंक को फायदा है। ऐसे ये बैंक का कोई वो बदमाशी नहीं है, इट्स अ रूल। बैंक हमेशा फायदे में होगा, हमें हमेशा नुकसान होगा। तो ये बिड रेट होता है, बैंक तुमसे सस्ते रेट पे खरीदता है, बैंक तुम्हें महंगे रेट के ऊपर बेचेगा, इसको बिड ऑफर कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू विल बी स्प्रेड। ये स्प्रेड है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। ये डॉलर है, पाकिस्तान में डॉलर बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, इसका स्प्रेड कम है, कम स्प्रेड होता है। लेकिन कोई ऐसी करेंसी जो बहुत कम ट्रेड होती हो, बहुत कम ट्रेड होती हो, तो उसका जो स्प्रेड होगा ना वो ज़्यादा होगा। अफ्रीकन करेंसी आ गई, रशियन कोई करेंसी आ गई, और पाकिस्तान में आपको पता है ये ट्रेड ही नहीं होती, बहुत कम ट्रेड होती है। तो ऐसी करेंसी का स्प्रेड क्या होता है, बैंक ज़्यादा चार्ज करता है। जो बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है ना दिन में, स्पेशली डॉलर, उसका स्प्रेड क्या होता है, कम होता है। और ये स्प्रेड बैंक की इनकम होती है, ये प्योर इनकम ऑफ द बैंक है। ये जो स्प्रेड है, बैंक तुमसे सस्ता खरीदेगा, बैंक तुम्हें महंगा बेचेगा। अच्छा ठीक है सर, तो रूल क्या है सर, हमें किसके अकॉर्डिंग सोचना है, बैंक के या अपने? नहीं, हमने बैंक के अकॉर्डिंग नहीं सोचना, हमने अपने अकॉर्डिंग सोचना है। वैसे मेरे लिए बैंक के लिहाज से समझाना आसान है, क्योंकि मैं बैंक में यही काम करता हूँ, एफएक्स डीलिंग ही देख रहा होता हूँ, डेरिवेटिव्स ही देख रहा होता हूँ। लेकिन करेंसी कन्वर्ट करते वक्त आपने हमेशा अपने लिहाज से सोचना है। एंड रिमेंबर द रूल, बैंक को हमेशा फायदा, आपको हमेशा नुकसान। तो एक गोल्डन प्रिंसिपल है करेंसी कन्वर्ट करने का, एक गोल्डन प्रिंसिपल। अच्छा वो क्या है जी? ऑलवेज कंसिडर योरसेल्फ एट एडवर्स पोजीशन। अपने आप को हमेशा आपने एडवर्स पोजीशन पे रखना है, हमेशा। अच्छा एडवर्स पोजीशन का मतलब, अच्छा सर इसका मतलब तो बताएं। बैंक को हमेशा फायदा, आपको हमेशा नुकसान। अपने आप को हमेशा एडवर्स। देखें ये वाहिद एक ऐसा एरिया है पूरे बीएफडी में, पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जिससे मैं आपको कह रहा हूं कि अपना नुकसान सोचो, वरना डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे का लेन देन, अपना फायदा सोचना है। लेकिन करेंसी में आपको नुकसान होना है। एडवर्स पोजीशन, सर मतलब तो बताएं एडवर्स पोजीशन का। 2 मतलब है। अगर रिसीट हुई, पैसे मिलने हुए, तो कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। अगर पेमेंट हुई, पैसे देने हुए, तो ज्यादा देने पड़ेंगे, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा, when dealing with converting foreign currency, it is important to consider the following point. Always consider yourself at adverse position. In case of receipt, कम पैसे मिलने, दिमाग में बिठा ले कम पैसे मिलने। दिल करता है ज्यादा पैसे लेने को, लेकिन बैंक नहीं मानेगा। आपने अपने आप को एडवर्स पोजीशन में रखना है, आपने अपने आप को एडवर्स पोजीशन में रखना है। इन केस ऑफ पेमेंट, आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो जब भी रसीद होगी कम पैसे, जब भी पेमेंट होगी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। देखते हैं जी, देखो 2 ही तरीके हैं, या तो एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई होना है या एक्सचेंज रेट को डिवाइड होना है।
अब मैं आपको एक केस सिखा देता हूं मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन का केस उसके अपोजिट होता है। कैसे, जरा देखो। इन केस ऑफ रसीट, पैसे मिलने हैं, एक्सचेंज के पास जाते हो, बैंक के पास जाते हो, पैसे मिलने हैं। कब पैसे मिलते हैं? जब करेंसी बेचते हो। कब पैसे मिलते हैं? जब एक्सपोर्ट्स के केस में बाहर से पैसे आते हैं, बेचते हो। एक्सपोर्ट्स, गारमेंट्स एक्सपोर्ट की, डॉलर्स आए, क्या करोगे? डॉलर्स को सेल करोगे। गेन आया, सेल किया। लेट्स से आपने बिटकॉइन बाय किए हुए थे, बेचे, गेन आ गया, डॉलर आ गए, बेचे, रुपया आएगा। तो बाहर से कोई चीज आएगी, उसको बेचना है, सेल करेंसी। एक्सपोर्ट सेल करेंसी, गेन सेल करेंसी, इनकम। जैसे आपने टेस्ला के शेयर खरीदे हुए थे, $100 का खरीदा, $200 का हो गया, अब आपके पास $200 आ गए, इनकम आ गई है, बेचना है। तो याद रखना, जब भी करेंसी बेचनी हुई, एक्सपोर्ट्स हुई, करेंसी बेचेंगे। फॉरेन करेंसी का गेन हुआ, बेचेंगे। फॉरेन करेंसी इनकम हुई, बेचेंगे। उन सब केसेस में जब भी मल्टीप्लाई करना है, लोअर रेट से मल्टीप्लाई करना है। जब भी मल्टीप्लाई करना है, लोअर रेट से मल्टीप्लाई करना है। क्यों सर, लोअर रेट से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि रसीट है ना, हमें कम पैसे मिलने चाहिए। दिल की ख्वाहिश नहीं है, एडवर्स पोजीशन है, कम पैसे मिलने चाहिए। इन केस ऑफ पेमेंट, बाय करनी पड़ती है करेंसी। मतलब ऑयल मंगवाना है मैंने बाहर से, डॉलर खरीद के बाहर भेजूंगा। इंपोर्ट करनी है बाहर से, डॉलर खरीद के बाहर भेजूंगा। लॉस हुआ है फॉरेन करेंसी में, डॉलर खरीद के बाहर भेजूंगा। एक्सपेंस कर रहा हूं, लेट्स से मैं ये पेन इंपोर्ट कर रहा हूं बाहर से, डॉलर खरीद के बाहर भेजूंगा। तो जब भी भाई साहब डॉलर खरीदने हैं, फॉरेन करेंसी खरीदनी है, पैसे क्या देने पड़ेंगे? ज्यादा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? हायर रेट से। तो भाई करेंसी कन्वर्ट करने का बेहतरीन रूल क्या है? जिंदगी में कभी भी गलती नहीं होगी। वो क्या? ऑलवेज कंसिडर योरसेल्फ एट एडवर्स पोजीशन। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्स पोजीशन? इन केस ऑफ रसीड you will receive lower receipt. In case of payment you have to pay higher payment. तो भाई अगर रसीद का केस हुआ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लोअर रेट से। पेमेंट का केस हुआ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हायर रेट से। कैसे? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा। लेट्स से पाकिस्तान है, तुम पाकिस्तानी कंपनी हो, तुम्हारी HCY कहते हैं होम करेंसी को। होम करेंसी रुपया है। $5 लाख की एक्सपोर्ट्स हैं। क्या मतलब है इसका? बाहर से पैसे आने हैं $5 लाख। बाहर से $5 लाख आए हैं, क्या करोगे? बेचोगे। रेट चल रहा है जी, रेट चल रहा है, रेट से 155.10 रुपया ओवर डॉलर। अब करेंसी बेचनी है, पहले माइंड में लेकर आओ, मल्टीप्लाई या डिवाइड? न्यूमरेटर सेम है? नहीं सेम सर। तो करना तो मल्टीप्लाई है, करना तो मल्टीप्लाई है। किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा $5 लाख इनटू, बेचने लगाऊं। दिल की ख्वाहिश है कि ज्यादा पैसे मिलें, लेकिन दिल की ख्वाहिश नहीं, फॉलो द रूल। एंड व्हाट इज द रूल? ऑलवेज कंसिडर योरसेल्फ एट एडवर्स पोजीशन। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 155 रुपया पर डॉलर से। आंसर किस में आ जाएगा? रुपए में आंसर आ जाएगा, रुपए में आंसर आ जाएगा। तो भाई याद रखिएगा, दो बातों में, दो स्टेप में करेंसी कन्वर्ट होनी है। पहला मल्टीप्लाई या डिवाइड। न्यूमरेटर सेम है तो डिवाइड, अदरवाइज मल्टीप्लाई। रट्टा मत लगाएं। दो एग्जांपल देख लें बस, आराम से सुकून से, आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। फिर एक्सपोर्ट के केस में, गेन के केस में, बेनिफिट के केस में करेंसी क्या करनी है? बेचनी है। क्या मिलनी चाहिए? पैसे कम। इंपोर्ट के केस में, एक्सपेंस के केस में करेंसी खरीदनी है, क्या पैसे देने चाहिए? ज्यादा। ठीक है। अच्छा जी, ये एग्जांपल में आपने जरा हेल्प करनी है, देखिएगा। पाकिस्तानी कंपनी है,
होम करेंसी है जी रुपया, अच्छा जी 6 लाख, चाइनीज करेंसी है, चाइनीज युआन इसको कहते हैं, ये इंपोर्ट है, पेमेंट है मेरी। अच्छा जी पेमेंट है तो इसका मतलब क्या करना होगा, ये खरीद के बाहर भेजने चाइना वालों को 6 लाख CNY। अच्छा जी रेट चल रहा है 25 रुपये 10 पैसे, 25 रुपये 20 पैसे रुपया ओवर CNY। अच्छा अब जरा देखिएगा, क्या न्यूमरेटर में है दोनों, नहीं, करना तो मल्टीप्लाई है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 लाख CNY इंटू पेमेंट है, पैसे क्या जाएंगे ज्यादा, पेमेंट है, दिल की ख्वाहिश है कि पैसे कम जाएं, लेकिन फॉलो द रूल, पैसे ज्यादा जाने चाहिए। कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 25.20 रुपया ओवर CNY, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल याद कर लें, डिवीजन का रूल इसके एग्जैक्टली अपोजिट है, इसके एग्जैक्टली अपोजिट है। फिर बता रहा हूं रूल क्या है, इंपोर्ट के केस में पैसे ज्यादा है, करेंसी बाय करनी है, खरीदना है, पैसे ज्यादा देने हैं, करेंसी बेचनी है, करेंसी बेचनी है, एक्सपोर्ट का केस है, तो पैसे क्या मिलने चाहिए, कम मिलने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में पैसे कम कैसे मिलेंगे, लोअर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन में पैसे ज्यादा कैसे देने पड़ेंगे, हायर से मल्टीप्लाई करो। अच्छा अब जरा देखिएगा डिवीजन के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ रिसीट, सेल करेंसी, एक्सपोर्ट, गेन, इनकम, इन सब केसेस के अंदर बेचना है, पैसे क्या आंसर क्या आना चाहिए, ज्यादा या कम, कम आना चाहिए। तो कम कैसे आंसर आएगा, हायर से डिवाइड करके, हायर से डिवाइड करके। इन केस ऑफ पेमेंट, बाय करेंसी, इंपोर्ट, लॉस और एक्सपेंस, सब केसेस में आपने करेंसी खरीदनी है, करेंसी खरीदने के लिए यू हैव टू पे, और पेमेंट क्या करनी है, ज्यादा। जब पेमेंट ज्यादा करनी है तो किससे डिवाइड करना है, लोअर रेट से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हमें तो ज्यादातर क्वेश्चन आने हैं मल्टीप्लिकेशन के, मल्टीप्लिकेशन वाला केस याद कर लें, डिवीजन वाला केस एग्जैक्टली उसके अपोजिट है। मल्टीप्लिकेशन वाला केस याद कर लें, डिवीजन वाला केस उसके एग्जैक्टली अपोजिट है। कैसे, कुछ एग्जांपल करते हैं, जरा देखिएगा, याद है। बाय है जी $50,000, अब बाय का मतलब समझते हैं, यू हैव टू पे। अब जेन में एक दफा सोच कर देखें, बाय है, यू हैव टू पे, तो पे क्या करना होगा, ज्यादा, ठीक है सर ज्यादा, तो करना तो मल्टीप्लाई है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 155.20 से। करना तो मल्टीप्लाई है, तो ज्यादा से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि बाय का केस है, पेमेंट का केस है। अच्छा ये देखिएगा, सेल कर रहा हूं, 50,000 कैनेडियन डॉलर बेच रहा हूं, बेचना है तो पैसे क्या मिलेंगे, कम, पैसे कम मिलने चाहिए। देखो दिल की ख्वाहिश है पैसे ज्यादा मिले, लेकिन फॉलो द रूल, पैसे कम मिलने चाहिए। न्यूमरेटर न्यूमरेटर नहीं है सेम सर, करना मल्टीप्लाई है, तो भाई किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 120 से, लोअर वाले रेट से, ताकि पैसे क्या मिले, कम मिले, क्योंकि सेल का केस है, सेल का केस। अच्छा डिवीजन में अपोजिट है, लेकिन रूल एक ही है, कुछ पे करना है तो ज्यादा, कुछ मिलना है तो कम। आइएगा थर्ड एग्जांपल है, $50,000 बाय करने हैं, यानी कि वी हैव टू पे मोर, डॉलर डॉलर न्यूमरेटर सेम है, तो डिवाइड होगा, किससे डिवाइड करूंगा कि मेरे पास आंसर ज्यादा निकले, लोअर से, लोअर से, बिकॉज इन केस ऑफ बाय वी हैव टू पे मोर, हमें ज्यादा पैसा देना है, इसलिए लोअर से डिवाइड किया मैंने। डिवीजन में अपोजिट हो जाएगा, रटा लगेगा अगर मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन में अपोजिट हो जाएगा। सेल, $60,000 बेचने हैं, तो बेचने से मसला क्या है, पैसे कम मिलने चाहिए। हाँ
हाँ जी, डिवीजन का केस है। किससे डिवाइड करूंगा कि आंसर मेरा कम आ जाएगा? 1.08 डॉलर ओवर स्विस फ्रैंक। CHF कहते हैं स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक। तो भाई रूल बड़ा सिंपल है, इंपोर्ट के केस में, बाय के केस में यू हैव टू पे मोर, एक्सपोर्ट के केस में, रसीद के केस में यू विल रिसीव लोअर अमाउंट। तो लोअर कैसे रिसीव होगा? इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन लोअर से मल्टीप्लाई करें, हायर से डिवाइड कर दें। हायर आंसर कैसे निकलेगा? हायर से मल्टीप्लाई, लोअर से डिवाइड। तो मैं कुछ 2-4 एग्जांपल करते हैं, ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये समझ आ गई तो फॉरेन करेंसी का चैप्टर डन है, इसमें कोई टेंशन नहीं, आगे हलवा चैप्टर है। देखिएगा, ये कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, सारी पाकिस्तान के लिहाज से लिखूंगा। इंपोर्ट है $4 लाख, रेट चल रहा है 160.20 रुपी ओवर डॉलर। आंसर रुपी में चाहिए। एक्सपोर्ट है 5 लाख CHF, 5 लाख CHF स्विस फ्रैंक्स, स्विट्जरलैंड की करेंसी है। रुपीज में आंसर चाहिए। थर्ड एग्जांपल है, दुबई घूमने जा रहे हो, AED चाहिए 4000, 4220 4240 का रेट चल रहा है। आंसर किस में चाहिए जी? रुपीज में। चौथी एग्जांपल जरा डिफरेंट दे रहा हूं, ये जरा डिफरेंट दे रहा हूं। आपने बाय करना है $9000 यूके में आप, और रेट चल रहा है 1.40 1.41 डॉलर ओवर पाउंड। आंसर चाहिए पाउंड में। सॉल्व करें, पहले वाले के ऊपर आए। $40,000 की इंपोर्ट है, आई हैव टू पे, इंपोर्ट है, पे। हाँ जी, डिवाइड होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्यों? न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम नहीं है, मल्टीप्लाई। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा जी? 4 लाख लिखा हुआ है, सॉरी 40,000 नहीं, 4 लाख है, इंटू 160.20 रुपी ओवर डॉलर। क्यों? हायर से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? बिकॉज आई हैव टू पे मोर। इधर आ जाए, 5 लाख CHF की एक्सपोर्ट्स हैं, बाहर से CHF आए हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? तुमने गुड्स भेजी, बाहर से पैसे आए हैं, $5 लाख स्विस फ्रैंक्स आ गए हैं, बेचो। हाँ जी, मल्टीप्लाई करना है। बेचने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? लोअर से हायर से? सर लोअर से पैसे कम तभी तो मिलेंगे। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। बाय करने 4000 AED, घूमने जा रहे हो दुबई, 4000 AED चाहिए। AED कहते हैं दिरहम को, ठीक है, अरब एमिरेट्स दिरहम। अच्छा जी, रेट खरीदने हैं, आई हैव टू पे मोर। हाँ जी, मल्टीप्लाई, क्योंकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम नहीं है, हायर से मल्टीप्लाई। वाई सर, वाई हायर? क्योंकि आई हैव टू पे मोर, ज्यादा पैसे देने। नीचे आ जाए, यहां देखिएगा, $9000 बाय करने, $9000 बाय करने, आई हैव टू पे मोर, बाय करने आई हैव टू पे मोर। और न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम है, पाकिस्तान में ऐसा केस नहीं आता, न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम है, तो यू हैव टू डिवाइड। किससे डिवाइड करूंगा कि मेरे पास आंसर ज्यादा आ जाए? 1.40 से, पाउंड में आंसर आ जाएगा। तो भाई करेंसी कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि आप कुछ बातें ध्यान में रखें।
पहली बात, अगर ये फॉरेन करेंसी की अमाउंट है तो एक्सचेंज रेट या तो इससे मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। सर कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल है, वैसे तो तुम्हें देख के पता चल जाना चाहिए, अलजेब्रा तो सबने पढ़ा होता है, बहुत बेसिक टेक्निक है। नहीं चलो सिंपल रट्टा भी लगाना है अगर, तो अगर लाइक विद लाइक का प्रिंसिपल माइंड में रख लो, इसकी करेंसी न्यूमरेटर ऑफ बोथ आर सेम तो डिवाइड, अदरवाइज मल्टीप्लाई। ठीक है सर, ये स्टेप हो गया। उसके बाद सर दो रेट आ गए तब क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड? देखना है पेमेंट कर रहे हो, रिसीट है। इन केस ऑफ पेमेंट यू हैव टू पे मोर, इन केस ऑफ पेमेंट आंसर बड़ा चाहिए। मल्टीप्लाई हायर से डिवाइड लोअर से, एक चीज होगी ना, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई हायर से लोअर से डिवाइड। इन केस ऑफ रसीड यू विल रिसीव लोअर अमाउंट, इन केस ऑफ रसीड यू विल रिसीव लोअर अमाउंट। सर वो कैसे? मल्टीप्लाई लोअर से डिवाइड हायर से। जिंदगी में कहीं भी किधर भी तुम ट्रांजैक्शन करोगे ये रूल अपना लेना, हो जाएगा। अच्छा, एक और तरीका भी है, एक होता है डायरेक्ट कोट और एक होता है इनडायरेक्ट कोट। उस तरीके से भी सिखाया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम विद दैट मेथड इज तुम्हें पहले ये सीखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डायरेक्ट कोड कौन सा है, इनडायरेक्ट कोड कौन सा है। डायरेक्ट कोड क्या होता है? आपकी होम करेंसी ओवर फॉरेन करेंसी। इनडायरेक्ट कोड क्या होता है? फॉरेन करेंसी ओवर होम करेंसी। अब पाकिस्तान के मामला में तो चीजें बड़ी आसान है, जब भी होम करेंसी ओवर फॉरेन करेंसी होगी डायरेक्ट कोड होगा। लेकिन भाई वो बीएफडी के पेपर में जरूरी तो नहीं है रुपया लेकर है, वो कहे आपकी कंपनी मलेशिया में कर रही है ऑपरेट, चाइना में कर रही है ऑपरेट, तब क्या करोगे? तब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड ढूंढना अजाब पड़ जाएगा। ये जो मैंने मेथड सिखाया है, कहीं भी whether it is a direct code, whether it is an indirect code, whether it is according to the Malaysia, according to the Pakistan, according to the China, आपका आंसर गलत नहीं होगा, हमेशा आपका आंसर ठीक होगा। अच्छा, मेरी आदत है मैं करेंसी कन्वर्जन सिखाने के बाद डायरेक्ट कोड इनडायरेक्ट कोड सिखाता हूँ। रीजन, ताकि स्टूडेंट को पेपर में ये टेंशन ही ना हो कि किसकी करेंसी ऊपर है किसकी करेंसी नीचे है, होम करेंसी देखें फॉरेन करेंसी देखें, ताकि वो इस गड़बड़ में पड़े ही ना। क्यों? प्रैक्टिकली ये सोचना ही नहीं पड़ता आपको, सिंपल अपने आप को एडवर्स पोजीशन में रखें, हमेशा करेंसी कन्वर्जन ठीक होगी, हमेशा। इसलिए मैंने बैंक के लिहाज से नहीं सिखाया, इसलिए मैंने बिड ऑफर के लिहाज से नहीं सिखाया, मैंने किसके लिहाज से सिखाया? अपने आप को एडवर्स पोजीशन में रखो। रूल, पेमेंट ज्यादा पैसे, रसीद कम पैसे, पेमेंट ज्यादा पैसे हायर से मल्टीप्लाई लोअर से डिवाइड, रसीद कम पैसे लोअर से मल्टीप्लाई हायर से डिवाइड। इस तरह से आप लोगों ने करना है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं चैप्टर में, और भी मजे मजे की चीजें हैं कि करेंसी फ्लक्चुएट कैसे करती है और करेंसी के रेस्ट कौन कौन से होते हैं। लेकिन इट इज लाइक इट्स अ काइंड ऑफ ए डेमो लेक्चर। आप इंशाल्लाह जब रेगुलर क्लासेस में आएंगे तो हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को बहुत फिट और मज़ेदार तरीके से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। Recording stopped.